कि बाज़ जगह पे हमारे कैंडिडेट जो ट्रेडिशनल हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था 2023 का, जो ज़हन बना के बैठे थे, लाजमी तौर पे उनकी दिल शिकनी हुई कि हमने उनकी जगह जो है पीटीआई के जो लोग थे उनको इलेक्शन लड़वाया। उसकी वजह से थोड़ी सी दरारें पैदा हुई, लेकिन मजमूई तौर पे जो मुझे थोड़ा तजर्बा है सियासी, ये हमारी कामयाबी है और हमने इसमें अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की है, हमने कोई पोजीशन लूज नहीं की। शिकस्त और फतह के हिसाब से ये चीज़ जो है डिफाइन नहीं हो सकती। हमने कामयाबी इस लिहाज से की है कि हमारे वोट भी बढ़े हैं और हमारी सीटें भी जहां 0 थी वहां पे आज 5 है। पीटीआई ने भी गेन किया है, लेकिन ये सीटें पहले ही पीटीआई के पास थी। अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुई है तो वो सीटों में ट्रांसलेट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस इलेक्शन के बाद जो है पिछले 3-4 रोज से जो सिलसिला चल रहा है, आप पिछले 4 साल का पीटीआई की क़यादत का, पीटीआई के कायद का जो रवैया अगर देख लें, वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से, जो पटे पहनाए जाते थे, जो लोग आते थे, पंजाब में जिस तरह थोड़े से फर्क की वजह से जहाज चले, हवाई जहाज जो है उड़ाए गए और जिस तरह लोगों को ढोया गया, वो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। उसके बाद खुदा न खास्ता मैंने नहीं कहा कि परवेज इलाही डाकू है। मुझे उनके साथ गुजारे हुए वक्त का, उनकी रफाकत का जो है पास है, एक तल्लक का भी लिहाज है। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब उस डाकू के साथ वो अली बाबा 40 चोर है, इसके साथ 10 चोर हैं। वो उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना, वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए, हर कीमत के ऊपर उसके लिए जो कुछ भी बेचना, ज़मीर समेत जो भी बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पे इल्जाम लगाना कि हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, एक ही बंदे के से स्टाम्प खरीदे गए, एक ही वकील ने तस्दीक की, ये कैसे लोग हैं कि जो एक ही जगह पे जाके थोक का कारोबार कर रहे हैं, स्टाम्प का भी और तस्दीक का भी। हमारे जो हिस्से सबसे बड़ी जो इज्जत आई है कि इस इलेक्शन के ऊपर, पिछले कई सालों से जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये पहला इलेक्शन है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि यहां पे धांधली हुई है। वो 20 पोलिंग स्टेशनों के पोलिंग एजेंट जो अगवा हुए थे और एक चावलों के शेलर पे ले जाए गए, आज भी उसका मुकदमा चल रहा है और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद है जिसमें दोबारा इलेक्शन करवाया गया और नौशीन इफ्तिखार सैयद जो है वो दोबारा इलेक्ट हुए। उन पे मुकदमा चल रहा है, डीसी और डीपीओ सियालकोट पे मुकदमा चल रहा है। जिस पुलिस ऑफिसर ने वो बंदे अगवा किए या मर्जी से लेके गए उनको शेलर पे, मैं उस शेलर के मालिक का नाम भी जानता हूं, तो मैं उस शेयर का रहने वाला हूं। उस शेलर के पे जहां इकट्ठे हुए, उनके साथ क्या सौदाबाजी हुई, क्या उन पे जो इंस्पेक्टर लेके गया वो आज वादा माफ गवाह है उस केस के अंदर। ये सारी बातें जो हैं, ये मैं को अपने पास से इनको घड़ नहीं रहा, ये आप मुझसे ये बेहतर जानते हैं, आपने ये सारी बातें रिपोर्ट की हुई हैं। आज हमें कहा जा रहा है, खुदा न खास्ता मैं फिर कहूंगा, मैं इस चीज को एम्फेसाइज करूंगा
कि हमजा शहबाज शरीफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पाकिस्तान की जो रीसेंट तारीख है उसमें सबसे ज्यादा शफाफ इलेक्शन 20 सीटों के ऊपर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। सियासी तौर पे जो है वो ऊंच नीच होती है, ग्राफ ऊपर जाता है, ग्राफ नीचे जाता है, वो हर इलेक्शन पे होता है। जब से इलेक्शन का इन्वेंट हुआ है, जब से इलेक्शन की इजाद हुई है, ये सिलसिला चलता है और चलता रहेगा आइंदा भी। हम समझते हैं पीएमएलएन के ये कोई सेटबैक नहीं है, हमें कोई हमारा बयानिया डिफीट नहीं हुआ, महंगाई का कोई असर जो है लंबा चौड़ा जो है इफेक्ट जो है इस इलेक्शन के ऊपर मुरतब नहीं हुआ। टोटल जो है लोकल सियासत के बेस के ऊपर जो धड़े होते हैं, सियासी धड़े होते हैं, सियासी पार्टियां होती हैं, सियासी वफादारियां होती हैं। मसलन एक जगह हमारा एक कैंडिडेट जो है वो नाराज होकर उसने आजाद इलेक्शन लड़ा, 41,000 वोट लिए हैं उसने आजाद। मैं बारी बारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र नहीं करूंगा, मैं आपकी समा खराशी लंबी चौड़ी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जो है मैं क्लैरिफाई करना चाहता था, वो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने क्लैरिफाई कर सकूं। आप देखें सारे इलेक्शनों के ऊपर किसी पे आरटीएस बैठ गया, उससे पहले 2013 का इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर भी कहीं सवालिया निशान उठे, कहीं सवालिया निशान ना उठे। ये सारे इलेक्शन 2002 का इलेक्शन ले लें, 2008 का इलेक्शन ले लें, लेकिन अगर ये 20 सीटों का इलेक्शन किसी चीज की इंडिकेशन करता है तो करता है कि पीएमएलएन की हुकूमत अगर होगी तो उसमें कम से कम जो है वोट की इज्जत होगी। हमारा बयानिया जो है 2000 परसों का इलेक्शन है, 17 जुलाई का इलेक्शन में हमारा बयानिया जीता है कि हमने वोट की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसकी हुर्मत का पास किया। हमने वोट को पामाल नहीं होने दिया, बावजूद इस बात पे कि हमारा इक़्तिदार जो है वो दाव पे लगा हुआ था। हमें इस चीज का पूरा एहसास था, लेकिन हमने इस चीज पे कोई ऐसा कंप्रोमाइज नहीं किया जो कल हमारे लिए लायबिलिटी बनता या ताना बनता। लेकिन आप देखें कि जिस तरह इन्होंने गेम खेली है इक़्तिदार के दौरान, पूरा इक़्तिदार के 3.5 साल या 3.25 साल जो हैं, सिवाय इसके कि अपने मुखालफीन को जो है इन्होंने हुकूमती अदारे जो अमानत होते हैं हुक्मरानों के पास, उनको इस्तेमाल करके विक्टिमाइज किया। आपके सामने 2 लोग बैठे, 2 अशखास बैठे हुए हैं, दोनों ने नैब भुगता हुआ, दोनों ने कैद भुगती हुई है। मिफ्ता भी जमानत में है, मैं भी जमानत पे, लेकिन हमें कोई गिला नहीं है। हम अपनी एक पार्टी अपनी क़यादत के साथ वफादारी की वजह से हमारे खिलाफ जो है अदारे इस्तेमाल हुए, और उस अदारे के सरबराह का कि जो कहानियां हैं, मैं किसी के ऐप जो है पब्लिकली जो है, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं कोई इतना नेक पातशाही का मुझे कोई दावा नहीं है, लेकिन वो कहानियां चले, हर चीज जो है वक्त के साथ जो है तय होती है। आज हमने नैब का चेयरमैन नया जो है काबीना ने उनका अपॉइंटमेंट की है, एक अच्छी रेपुटेशन वाले पुलिस ऑफिसर हैं, उनका सारा कैरियर बेदाग है, कोई शख्स जो है उनके कैरियर पे किसी स्टेज के भी, चाहे वो पुलिस में थे या आईबी में थे, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमने हर चीज जो है, इक़्तिदार जितनी देर हमारे पास रहेगा हम उसको इक़्तिदार को अमानत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, उसको अपनी जाती इक़्तिदार के लिए या हुकूमत को परपेचुएट करने के लिए या उसके दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 17 जुलाई जो है इससे सबसे बड़ी गवाही है। और मैं फिर कहूंगा कि हमने 17 जुलाई का एक शफाफ इलेक्शन करा के वोट की इज्जत
और जमहूरियत की जो है उसके तकद्दस के ऊपर पहरा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मिफ्ता साहब इकोनॉमी के ऊपर, आप सवाल भी कर सकते हैं और मैं और मिफ्ता साहब उस पर जवाब भी देंगे। मैंने सियासी बात आपकी खिदमत में करनी थी तो मैं की है। मिफ्ता को थोड़ा सा अगर मैं कहीं पे वो लुकमा दे सका तो वो भी कोशिश कर लें। थैंक यू साहब। ये सवालों पे चलेंगे। मैं 2 मिनट की बात कर लेता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि जब ये जिस दिन ये 17 तारीख आई है उसके बाद से 2-3 दिन डॉलर की मार्केट काफ़ी हिली है। अब आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह की मेहरबानी से ये कंट्रोल में आ गई है। मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज़ की है कि इस महीने के जो हमारे नए इंपोर्ट्स हैं वो कम हैं, पिछले साल से भी कम हैं, पिछले महीने से बहुत कम हैं। जो इस वक्त डॉलर पर प्रेशर आ रहा है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल टर्मोइल और सेंटिमेंट तो है। अगर लोगों को लगेगा कि ये वफाकी हुकूमत अगर हिल जाएगी तो उसकी वजह से सेंटिमेंट था, लेकिन जैसे अब जिस दिन से हुकूमत ने ऐलान किया या कोलिशन ने कि हम नहीं जा रहे, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि मार्केट में ठहराव आ गया है। जो एक मसला है वो ये है कि पिछले महीने क्योंकि एक तारीखी हाई इंपोर्ट हुए थे 7.5 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से 3.7 बिलियन एनर्जी थी और 3.7 बिलियन अदर गुड्स थे, तो उसके जो पेमेंट्स आ रही हैं उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आ रहा है। हमने इसका सद्देबाब करने के लिए इस बार हमने स्टेट बैंक ने बहुत सारी कदगनें लगाई हैं, जिसकी वजह से बहुत कम एलसियाँ खुली हैं। तो अगले महीने की भी इंपोर्ट कम होगी और इस महीने जो हमने पिछले महीने कुछ कदगन लगाई थी उसकी वजह से इस महीने भी इंपोर्ट कम हो रही है। और क्योंकि, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन फिर गुजारिश कर देता हूँ, क्योंकि 2 बिलियन लीटर से ज़्यादा डीजल मुल्क में पड़ा हुआ है जो कि 60 दिन का है, इसलिए लिहाजा डीजल इंपोर्ट करने की कम से कम ज़रूरत हो गई है। इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है अगले महीने तक, तो उसके पैसे बच जाएंगे। हमारे पास फर्नेस ऑयल तकरीबन अब इस सीज़न का पड़ा हुआ है, 1-2 महीने का फर्नेस ऑयल पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो रखा हुआ फर्नेस ऑयल है उसके अलावा जितनी ज़रूरत पड़ेगी सर्दियों में वो हमारी अपनी रिफाइनरीज बना लेती हैं। सो वी विल नॉट हैव टू इम्पोर्ट फर्नेस ऑयल। मोटर गैसोलीन की भी डिमांड जो है वो कम हुई है जुलाई में प्राइसेस बढ़ने से, या यूँ समझ लीजिए कि जब हम सस्ता बेच रहे थे तो लोग होर्डिंग कर रहे थे एक्सपेक्टिंग कि प्राइस बढ़ जाएगी। तो मोटर गैसोलीन, डीजल और फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में खातिर खा कमी आई है, जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर कम हो जाएगा। आप उसके समराज जो है वो अगले हफ्ते से भी देखेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली उससे अगले महीने से आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर जो डेली जो बैंकों के अंदर डिमांड फॉर डॉलर्स है वो सप्लाई फॉर डॉलर से इंशाल्लाह कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें कंट्रोल में है हुकूमत के, इकॉनमी सही चल रही है, रियल इकॉनमी एकदम ठीक है अगर आप एक्सचेंज रेट को छोड़ें तो। और पाकिस्तान के अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट का था, ख्वाजा साहब इधर बैठे हुए, ख्वाजा साहब जानते हैं कि पहली मीटिंग में सबसे पहले इन्होंने ये कहा था, ये बात कही थी कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान कर देंगे इस मुल्क की खातिर, और फिर सब ने इस बात को इंडोर्स किया, शहबाज शरीफ ने भी इंडोर्स किया इस बात को। और उसके बाद फिर हमने जो भी मुश्किल कदम लेने थे लिए, और हमने कोई रिग्रेट नहीं है। मैं आज तक मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे किसी कैबिनेट कलीग ने ये नहीं किया कि मिफ्ता तुमने मरवाया, और सब कहते हैं कि सही किया है। जितनी मरतबा चॉइस आएगी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में, हम ये इंशाअल्लाह ताला चॉइस करेंगे, और हमको वोटर से भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो भी हमारा साथ देंगे। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, फिर शायद खान साहब बैठने तो सवाल के जवाब देंगे। मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। देखें, पिछले 20 साल में इस सबसे बुलंद सतह पे इस वक्त डॉलर है। मैं पाकिस्तानी करेंसी की नहीं बात कर रहा, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। 20 साल उन्होंने इन्फ्लेशन रोकने के लिए अपना जो बेस रेट है उसको रिवाइज किया है, मेरा हाल 2 दफा रिवाइज किया। पॉलिसी रेट 75, वो भी 28 साल में ऊंचा तरीन, वो भी 28 साल में ऊंचा तरीन। पाकिस्तानी करेंसी जो है वो 21-22% जो है डॉलर के मुकाबले के अंदर जो है वो डिप्रिसिएट हुई है, जिसमें 12% जो है वो डॉलर की अप्रिसिएशन हुई है। पाकिस्तानी करेंसी की जो है गिरावट नहीं हुई, वो अप्रिसिएट हुई है। जो हमारी करेंसी की जो डिप्रिसिएशन है दैट इज अराउंड 12% और 11%। जो 21-22% जो हमारी पिछले 6 महीने के अंदर कलेक्टिव जो हमारी डिप्रिसिएशन आई वो 22% या अराउंड दैट है। तो इसलिए इसको ये इंटरप्रेट करना कि ये फ्री फॉल है या क्या है, आप देखें इस वक्त डॉलर और यूरो जो है वो बराबर हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो है आपका पाउंड जो है उसको भी मार पड़ी है डॉलर के मुकाबले में। वहां भी इन्फ्लेशन जो है इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन यूके एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ऑल्सो। तो ये हम एक का कोई
सिंगुलरली या एक अलहदा कोई या खुद सिर्फ पाकिस्तान ही ये इस फिनोमेना को फेस नहीं कर रहा, बल्कि सारी दुनिया फेस कर रही है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें यूक्रेन की जंग जो है सर फहरिस्त है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त को पाकिस्तान की करेंसी जितनी डिप्रिसिएशन ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके डिप्रिसिएशन के जो जहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा वेट में ज़्यादा हैं निस्बतन जो हमारे अंदरूनी जो हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने कसदन जानते हुए हुकूमत जो है संभाली कि अगर हम इस वक्त इस हुकूमत में को छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि माली मुश्किलात हैं और हमारा वोटर जो है वो नाराज होगा, महंगाई होगी, वोटर जो है गालियां देगा, हमारा ग्राफ नीचे जाएगा, अगर हम छोड़ देते तो खुदा न खास्ता श्योर डिफॉल्ट हाथ धो लेने थे IMF ने और खुदा हाफिज कह देने थे। हमने द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी, जिस तरह मैंने बहुत पहले भी कहा, मीटिंगों में भी कहा, जिस तरह मिफ्ता ने परसों जो है वो प्रोग्राम में, एक टीवी के प्रोग्राम में बड़ा क्लैरिटी के साथ मिफ्ता ने कहा कि हमने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है उसको कॉम्प्रोमाइज या उसको लूज करना जो है अफोर्ड कर लिया है और दानिस्ता तौर पे किया है, क्योंकि इससे कम से कम पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा जो है, जो एक्सचेंज का जो फ्री फॉल हुआ है, जो इंशाल्लाह ताला संभल जाएगा, उससे कहीं भयानक जो है वो उसके नताइज होते और रिकवरी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान में सियासत बाद में है, पाकिस्तान की माशी बका जो है वो सबसे पहले है, सारी चीजें जो है सब बाद में है। पाकिस्तान की मईशत की रिवाइवल जो है, उसकी बहाली जो है, आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना, महंगाई को कंट्रोल करना, उसके लिए जितने भी इकदाम हमें उठाने पड़े, जिसके जो पॉलिटिकली हो सकता है हमें महंगे पड़े, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। हमें पाकिस्तान की आवाम के इज्तिमाई शऊर के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इस चीज को, जब भी इलेक्शन हुए, वो इस चीज को जरूर नापे और तोलेंगे कि इस पार्टी ने मुश्किल औकात में या मुश्किल वक्त में हमारे मद्दे मुकाबल जो है वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। जिस किस्म की इकोनॉमी छोड़ के गए हुए हैं, राणा साहब आप बेहतर जानते हैं मुझसे, वो क्या इकोनॉमी छोड़ के गए हैं साढ़े तीन 4 साल के अंदर। कितने फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बदले, क्या वादे किए, 100 दिन के वादे किए, 150, हां अपनी इकोनॉमीज उन्होंने बड़ी ठीक कर ली है। वो किस कीमत पे ठीक की है वो भी आप जानते हैं। तो इसलिए हमने जो भी किया है पिछले 3 महीने में, 11 अप्रैल को हमने हल्फ उठाया था ना, 11 अप्रैल से लेके अब तक जो है शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हमने जितने भी इकदाम उठाए हैं वो सारे के सारे जो है सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ, हमने सियासत नहीं की। हम भी कर सकते थे, हम इस्तीफा दे देते या फौरी तौर पे इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देते, लेकिन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कम से कम कुछ स्टेबिलिटी ला के उसके बाद जिस तरह के भी हालात होंगे हम उसको फेस करेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, कल अगर परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब बनते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? और दूसरा ये बताइए, फॉरेन फंडिंग का फैसला कब तक आप देखें? ये फॉरेन फंडिंग का फैसला मैंने तो नहीं करना, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, इसलिए ये सवाल उनसे पूछे, ये इररेलेवेंट है सवाल। आप ये बताएं, आप सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल पता लग जाएगा। अच्छा, फिर ये बता दें ख्वाजा साहब कि आप जो ये बता रहे हैं कि 40,000 वोट लिए हैं, तो आप पहले भी बड़ी बात करते थे और लीडरशिप आपको सुनती थी, तो ये जो कैंडिडेट्स को आप लोगों ने टिकट्स नहीं दी अपने, तो ये आप बात नहीं कर सकते थे पहले, और अब क्या देख लिया नून लीग, क्या कोई तस्वीर करेगी? नहीं, कोई नहीं, सियासी पार्टियों में हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए तस्वीर की, और उसमें उनकी एडजस्टमेंट की, उनकी तस्वीर की, इम्प्रूवमेंट की। और हम जो है, हमें जो 17 तारीख का जो तजर्बा है
उससे हम ज़रूर जो है वो तस्दीक करेंगे। उसमें जो अच्छे चीज़ें हैं उनको अप्रिसिएट करेंगे, अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो ज़रूर करेंगे। सियासत नाम है इसका, कोई सियासत जमूत का नाम तो नहीं है। ये कल इलेक्शन के बाद देखा जाएगा जी। आप मुझे पेशगी क्यों चीज़ पकड़ना चाहते हैं? कुछ सवाल ये कि सर आज एफपीसी से डिमांड्स की हैं जिसमें ये कहा गया है कि डॉलर को जो 15 डेज के लिए कैप कर दिया जाए, बैंकों का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और गवर्नर स्टेट बैंक को हंगामी तौर पर जो है फॉरेन अपॉइंट किया जाए। आप क्या समझते हैं कि डिमांड्स कितनी रियलिस्टिक है? देखिए क्या और ये राणा साहब इधर बैठे हैं, लेकिन क्या सचमुच आज जो रुपए की क्राइसिस है वो इसलिए है कि डिमांड फॉर डॉलर्स बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ज़्यादा है सप्लाई से, या इसलिए क्राइसिस है कि जो है इस वक्त एक एक्टिंग गवर्नर काम कर रहा है? वो तो अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते के अंदर गवर्नर का नॉमिनेट कर देंगे और आज ही इंशाल्लाह ताला स्टेट बैंक के बोर्ड का भी नाम जारी कर देंगे। देखिए डॉलर को हम कैप नहीं कर सकते, हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर हैं, WTO के भी और मोर इम्पोर्टेंटली IMF के। डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है। मैंने आपसे जो शुरू में गुजारिश करी, दो बातें एक जो ख्वाजा साहब ने बात की वो याद रखिए कि डॉलर 22 साल का हिस्टोरिक लो में है। अब से 3 दिन पहले तक हम पिछले 1.5 महीने में यूरो के सामने, यन के सामने और पाउंड के सामने अप्रिशिएट हुई थी हमारी करेंसी। वो करेंसी हमसे ज़्यादा गिरी थी। हैविंग सेड दिस, तो बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने हम ठीक खड़े हैं। जो 3 दिन के अंदर हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, और उसके बाद भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिस किस्म के नंबर्स जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं जो इंपोर्ट्स के हैं, इसके बाद से मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कुछ दिनों के अंदर डिमांड फॉर डॉलर्स जो है वो कम हो जाएगी सप्लाई से, तो इंशाल्लाह ये चीज़ वापस हो जाएगी। तो कैप वगैरह की तरफ हम नहीं जाएंगे, पाबंदियों की तरफ फ्री मार्केट पे रहेंगे। जी सर 1988 से मुल्क की माशी हालत मईशत कमज़ोर से कमज़ोर तक होती चली। इस दौरान कई अदवार गुजरे, माशी हालत बदस्तूर वैसे की वैसी ही, लेकिन हमने ये देखा है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती नुमाइंदे इस 4.5 साल का जिक्र करते हैं, जबकि इस दौरान कई अदवार गुजरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, नून लीग की भी हुकूमत रही। इस हवाले से आप उस बात का जिक्र क्यों नहीं करते उस दौर में माशी पॉलिसी किस तरह? देखिए, मैं आप जो है सवाल का जवाब चाहते हैं कि या पिछले 30-35 साल की तारीख के ऊपर कोई मुझसे लेक्चर जाना चाहते हैं? कौन है मैशत की? देखें 88 से पहले भी मईशत जो है वो देखें 80 की दहाई में भी जो माशी हालात जो हमारे को बेहतर हुए थे वो हम किराए के एक जंग लड़ रहे थे ना, उसकी वजह से हुए थे। इन फंडामेंटल्स जो है कोई यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई उनको तकवीयत नहीं। लेकिन पहला जो माशी इस मुल्क में पॉलिसीज़ को चेंज करने की बुनियाद जो है नवाज शरीफ ने 1991 में रखी, जब लिबरलाइज हुई हमारी इकॉनमी जो है। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स थे एक्सचेंज के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो सारे खुले। और ये हमारी गवर्नमेंट ने किया और उस गवर्नमेंट फिर आके 1997 में फिर उसको परसू किया, फिर 2013 में आके फिर उसको परसू किया। तो हमारी गवर्नमेंट जब भी आती रही है, मैं किसी और गवर्नमेंट की जो है को बिलिटल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको अपनी बताना चाहता हूँ। माशी हालात जो हैं पाकिस्तान के जो है वो अगर उनको किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। उसमें मेरा ख्याल है बड़ा एक इज्तिमाई एफर्ट्स की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में जो है तकरीबन 650 अरब रुपए के जो है ड्रेन जो है हमारी सिर्फ जो इस वक्त स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री है उसके ही है। सबसे बड़े जो लॉसेस हैं इस वक्त जो हमारे 6 यूनिट्स हैं या ऐसी अदारे हैं जो कई साल से जो है सियासी फैसले की जुर्रत ना होने की वजह से वो इस वक्त ख़जाने के ऊपर वो ड्रेन है, सबसे बड़ा वो है। दूसरा ये है कि हमारी टैक्स की कलेक्शन जो है उसका बेस बढ़ सकता है, उसकी वजूहत क्या हैं वो भी आपको पता है। मैं तो असेंबली में भी बोलता रहता हूँ, PAC में भी बोलता रहता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। तो ये हमारे पास, लेकिन मुझे इस बात का पूरा इत्मीनान है पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं, उसमें यह है कि हम जो ड्रेन है उसको भी रोकें
जो हमारे जो नेशनल जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर जो ये हैमरेज है उसको रोकें, और साथ जो हमारे पास जो स्ट्रीम्स हैं इनकम की जो वो अगर अवेलेबल है तो उनको एक्सप्लॉयट करें तो हम निकल सकते हैं। बाकी आपका सवाल जो है उस पर तो किताब लिखी जा सकती है, तुसी इको सवाल ही गल मुका रही शहबाज राणा साहब। थैंक यू सर। फारिस साहब, दो कमेटीज के आप चेयरमैन, आप दोनों का उसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन हुई क्या हुआ है, वो जो आपने दो LNG पावर प्लांट्स बेचने हैं और जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके स्टेक्स जो है देने यूएई को अलॉन्ग विद बोर्ड सीट, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है जो डेलीगेशन वाला वहाँ गया था, नंबर वन। नंबर जो गया हुआ है या गया था? आप पता नहीं जहाज में बैठे हुए या गए या नहीं, मुझे नहीं मतलब कोई नहीं गया नहीं, पिछले 2, 4, 5, 10 रोज में तो कुछ बात नहीं नहीं है। लेकिन वो प्रोग्रेस हो रही है, ख्वाजा साहब की प्रोग्रेस होती है, मैं उसका जवाब देता हूँ। और दूसरा जो अगेन वो जो कोयले वाली कमेटी थी उसका भी डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, कल कंक्लूड हो गई है टॉक्स, तो क्या पाकिस्तान के साथ कोई मामला तय पाएंगे किस कीमत पे और कितना कोयला वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करेगा? थैंक यू। देखिए मैं क्योंकि दोनों कमेटीज़ में हूँ तो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जहाँ तक जो गल्फ़ कंट्रीज जो हमारे दोस्त हैं, कतर है, सऊदी अरेबिया है, UAE है और बाकी भी कुवैत वगैरह सारे ये हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहरबान हैं, उन्होंने हमारी बाज़ एंटिटीज़ में जो है वो इंटरेस्ट शो किया है जो गवर्नमेंट ओन्ड है। उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी जो हमने फाइनलाइज कर लिया। वो कानून जो है जो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर की ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। G2G उसके अंदर कोई कानून में गुंजाइश पैदा करने के लिए हमने वो कानून साजी जो है वो तैयार है। मेरा ख्याल है ये 1-2 रोज़ के अंदर ही जो है वो कानून जो है सामने आ जाएगा और उसके ऊपर पेशरफ्त होगी। उसमें एक तो रात भी मिफ्ताह टेलीविजन पे बता रहे थे कि हमारी जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट जो है आएगी, और दूसरा हमारे बाज़ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो पिछले 2-3 दहाइयों से हमने अब बिकने वाली एंटिटीज़ की लिस्ट पे रखी हुए हैं लेकिन उस पर पेशरफ्त नहीं हुई। वो उनके ऊपर भी उनकी गवर्नमेंट की कंपनीज जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या सॉवरन फंड्स हैं, वो जो है उन्होंने इजहार किया दिलचस्पी का। तो इंशाअल्लाह ताला ये नए कानून की रोशनी में हम जो है वो ट्रांजैक्शंस जो हैं जल्द करेंगे। एक और भी आपने सवाल पूछा। हाँ, कोयले वाला जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ट्रैक पे जा रहा है। हमारी कल डेलीगेशन जो है जो गई हुई थी वो वापस आ गई है। बस अब जो है मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बेशतर हमारी तरफ है, जो बॉर्डर के ऊपर जो क्योंकि एक इन्फ्लक्स होगा एक हैवी जो गुड्स का, तो उसमें उसके लिए इंतज़ामात हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मंडे तक जो है एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। और ऑलरेडी कोयला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहा है, जो सीमेंट प्लांट्स हैं हमारे और दूसरे जो हैं आ रहे हैं, और जो पावर प्लांट्स के लिए भी कोयला जो है ना वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गया। खलील साहब पूछ लो। खलील आप 3 दिन से मेरा ये ख्याल है शायद कोई कंक्रीट चीज हो जाएगी कब मिफ्ताह साहब ज्यादा रिलेटेड 3 दिन से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये जो दोस्तों वाला इशू, दोस्त हमारे समय और मुसलसल 3 दिन से $2 से $3 के मुकाबले में रुपया दे रहा है। इस वक्त कोई कंक्रीट एक चीज है ऐसी क्योंकि मार्केट को इस वक्त चाहिए सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, और वो उसी वक्त आएगी जब कोई कहीं से पैसा कंक्रीट आ जाएगा, चाहे आप LNG प्लांट्स खरीद लें, इन्वेस्टमेंट ले लें, SDRs ले लें, IMF तो आपको इनसाइड। मैं समझ गया सवाल। आप ये समझते हैं ना कि 3 दिन के अंदर हम ना प्लांट्स बेच सकते हैं ना ये कर सकते हैं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ये बातें हो रही हैं। मैं आपको कुछ जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको दे देंगे। ज्ञानी साहब पुरानियाँ चीज़ें लोग साथ छड़ देंगे ना सवाल ये है कि ये जो आपने इतने मुश्किल और जिसको कहते हैं जरूरत वाले आपने फैसले कर लिए, इनकी एक कास्ट है और वो कास्ट जो है जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर आ रहा है। आप ठीक है, आप गरीबों को भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इस मिडिल क्लास के बारे में कोई शक नहीं है। कोई आपको अंदाजा है कि इस मिडिल क्लास में से कितने लोग होंगे जो अगले साल ये BISP को क्वालिफाई कर रहे होंगे, और उसके बाद भी आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल होगा कि हम आगे चल सकें। और दूसरा सर इसी के साथ जुड़ा हुआ है, आपके ख्याल में ये जो इस वक्त हम एग्जेक्टिव अलाउंसेस बांट रहे हैं एक हायर एंड के अपने मुलाजमीन को, क्या उसकी इस वक्त जस्टिफिकेशन है जब हम बाकी सालों को जब मैं दो सवाल, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। फ्लाइट है मैंने करना जाना मैं 5 मिनट में रैप अप कर लेते हैं। आपने पहला सवाल क्या था कि मिडिल क्लास के ऊपर जो वजन आ रहा है वो, देखें हमने आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसकी बेयर कर रही है, और लोग जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। जो इस वक्त महंगाई हो रही है, ये मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं पेश कर रहा, लेकिन ये एक फिनोमेना इस वक्त इंटरनेशनल हो गया। ये जो आप बात कर रहे हैं, हम ये जो कोशिश, जो पहला सवाल हुआ था हमारा ये पावर प्लांट्स का और डीनेशनलाइजेशन का या प्राइवेटाइजेशन का, वो उसी तरफ जो है सिमत में इशारा करता है कि हमारे अगर इंटरनल जो है एक तरफ जो है हमारी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पिछले मेरा 30 साल से, ये कि अगर आपने किसी मरीज को खून लगाया हुआ है, साथ उसकी हेमरेज हो रही है, तो खून की जितनी मर्जी बोतलें लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इकदाम हम कर रहे हैं उसके साथ जो हेमरेज हो रही है, मसला हमारे, मैं मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लेने शुरू कर दूंगा कि मेरे साथी जो वजीर हैं उन डिपार्टमेंट्स के, वो मुझे गालियाँ देनी शुरू कर देंगे कि साड़ियाँ वजारत बेचन दिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें इनसे गवर्नमेंट जो है जितनी ज़्यादा सुकड़ जाए वो बेहतर है। गवर्नमेंट का साइज जो है बहुत बड़ा है इस मुल्क के अंदर। हमारी जैसी मईशत और हमारे जैसे जो हालात हैं, माशी हालात हैं, उनमें हम इतनी बड़ी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ऐसे ऐसे कामों में मशहूर हैं जो हुकूमतें नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं। और दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसी देखें, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे मार्केटें जो है रात के 2 बजे तक खुलती हैं। वाहिद मुल्क है, किसी सिविलाइज्ड मुल्क में नहीं। ये हमारे जो ताजर भाई हैं, मुझे बड़े अजीज हैं ताजर भाई, उनका फर्ज नहीं बनता कि रात को जब वो अपने घरों में जाते हैं उनके बच्चे सोए होते हैं, सुबह जब बच्चे स्कूल जाते थे अब्बा सोया होता है। तो मेरा ख्याल है शनाख्त भी जो है भूल जाते हैं लोग जो है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये टाइम अगर जो है वो 9 बजे अगर मार्केटें खुल जाएं और शाम को मगरिब के बाद जो है बंद हो जाए, सारी दुनिया में बंद होती। और हमारे तो मजहब ने ये सिखाया हुआ है कि रात जो है सोने के लिए बनी हुई है, रात शॉपिंग के लिए तो नहीं बनी हुई। तो ये एक हैबिट पैटर्न भी बदलने की ज़रूरत है। मैं जो बात की है, कैनी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल उससे कोई इत्तेफाक जो है बिल्कुल 100% की मैं कर रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा हमारी मिडिल क्लास जो है वो सफ़र कर रही है। जो एग्जेक्टिव अलाउंसेस हैं या जो पुरतायुश जो है वो रहना सहना जो है, जिसमें खुसूसन पब्लिक एक्सपेंस पे, वो जो है वो कतई तौर पे ख़त्म होना चाहिए। हम लोग जो गवर्नमेंट में आए हैं, आज हैं कल नहीं हैं, परसों आएंगे फिर तरसों फिर नहीं होंगे, लेकिन जो परमानेंट गवर्नमेंट है उसको भी जो है अपने हालात जो है वो बदलने होंगे। मेरा जो है इशारा जो है ब्यूरोक्रेसी की तरफ और दूसरी तरफ है। ये सारी कौम को मिलके जो है इसमें हिस्सा डालना चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी अपनी आदात से जो है इट शुड बी फेल्ट बाय द कॉमन मैन कि भाई हमारे जैसे लोग इस तरह सफ़र नहीं कर रहे, बाकी भी जो है अपना पेट काट रहे हैं। थैंक यू सर। सर मेरा फ्लाइट है, चले मैं सर आप वज़ीर दिफा हैं और आपने 1-2 टीवी की दफा कराना जी मेरे को। सर आपने 1-2 टीवी प्रोग्राम में कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज न्यूट्रल होगी और आपने उस पर इस्तेमाल का उसने आपने कहा कि अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि फौज के खिलाफ बदतरीन जो है मुहिम चलाई जा रही है और एक पार्टी का लीडर खड़ा होकर डेली कोई ना कोई बातें करता है और आप भी सुनते हैं।
नहीं, मैं तो उसका जवाब भी देता हूँ। सर इसमें एक सवाल एंड ना करो ना सर, मेरा। जरूरी है सर प्लीज। दूसरा, अब ये भी रोजाना इत्तलात आ रही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, तो वो क्या स्टेटस? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने आपसे ही पहली दफा सुना है, मैं तो नहीं कि सुना तो प्रोसेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे कतई तौर पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब मेरे पास पहुंचेंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ उस पर गुफ्तगू करूँगा। जहाँ तक पहली बात आपने कही है वो बिल्कुल सही है। अगर अदारे न्यूट्रल हो रहे हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है ना। हमने इलेक्शन कराया था, हमने न्यूट्रल होकर करवाया ना। कोई कहता है हार गए हैं, कोई कहता है जीत गए, मैं कहता हूं जीत गए हैं। कोई कहता है हार गए हैं, कोई कहते हैं जी बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, ये हो गया वो हो गया। तो हमने कोई इलेक्शन में मुदाखलत ना करके एक नई रवायत को जो पहले होनी चाहिए थी उसको जन्म दिया है। अगर इसी तरह कोई और अदारा जो है जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, अगर उन्होंने जो है वो इंटरफेरेंस जो है छोड़ दिया है तो हमें खुशी होनी चाहिए, बजाय इसके कि उसके सरबराह को या उसकी लीडरशिप को या उनके दूसरे लोगों को अटैक किया जाए। तो जितनी देर इक़्तिदार आपके पास रहे तो आप उनकी तारीफ़ें करें, कसीदे गाएं उनकी तारीफ़ों के, और अगर आपको जो है वो बारे में नहीं है तो आप उनको गाली दें। ये कोई महज़ब लोग जो हैं या जो लोग जो है जो जिनकी तरबियत जो है अच्छी हो, वो इस तरह की बातें नहीं करते। मैं समझता हूं कि अदारों का न्यूट्रल होना एक्चुअल डेफिनेशन वो ये है कि आइन की हदूद में वापस जाना चाहिए, चाहे वो अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप भी तो पांचवा पिलर हैं। आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है 19A जो है, बड़ा जबरदस्त राइट हमारी गवर्नमेंट ने 19 के बाद 19A जो दिया था। तो ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छी रवायत है, एक अच्छी जो है वो शुरुआत है जिसको इनकरेज करना चाहिए। और जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं, अदारों को निशाना बनाते हैं, जो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे और फौज खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगी। मेरा वजूद जो है या आपका या किसी का भी, वो सारा पाकिस्तान के हवाले से है। अगर सियासत है तो वो भी पाकिस्तान के हवाले से है। सारी हर चीज का हवाला जो है वो पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान के अदारे हैं, अदारे मिलके या एक कौम मिलके जो है वो मुल्क बनाते हैं। तो अगर उनके मुतालिक इस किस्म की ज़बान बोली जाए, देखें आपको इंडिविजुअल से इख्तलाफात हो सकते हैं। माजी के अंदर जो है जब डिक्टेटरशिप आई, आइन एब्रोगेट हुआ 4 दफा, तो उसके में हमने भी उस पर क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल क्रिटिसाइज किया। लेकिन जो एब्रोगेशन के साथ, आइन के साथ जुल्म हुआ था, रान साहब जरा गौर करें कैन साहब, जो एब्रोगेशन के साथ 1958, 69, 77 और 99 में जो जुल्म हुआ था, वो इस शख्स ने जिसका नाम इमरान खान है वो जुल्म किया है आइन के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल आया आप पढ़ें, उसके अंदर उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि आइन के साथ उन्होंने ट्रांसग्रेस किया, लफ्ज इस्तेमाल किया। साथ उन्होंने पार्लियामेंट के ये जिम्मे लगाया है कि इस चीज का आप नोटिस लें। ये जजमेंट जो है पहली दफा किसी सिविलियन हुकूमत के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने आइन को सैबोटाइज किया है या आइन की जो है वो धज्जियां बिखेरी हैं, पहली दफा। और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने लगाया है। इससे पहले जो है ये इल्जाम जो है डिक्टेटर फौजी आमरों के लगते रहे हैं, लेकिन पहली दफा एक सिविलियन हुकूमत के ऊपर लगाया। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस हुकूमत का क्या कैलिबर था, क्या कैलिबर है और क्या कैलिबर होगा इस सियासी जमात का और उसकी क्यादत का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।